हेलो एवरीवन, दिस इज़ एफ के मेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ इंजीनियर फरमान खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ फोर वे सॉलिनॉइड वॉल या इसको फोर वे रिवर्स वाल्व भी कहा जाता है, इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करना है। चूँकि अगली वीडियो में हमने एयर कंडीशनर को एज हीटिंग मोड हम किस तरह चला सकते हैं वो वीडियो हमने डिस्कस करनी है बहुत ही डिटेल में। उसमें बहुत ही लॉजिकल चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले आपको फोर वे वाल्व जो है उसके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि फोर वे वाल्व का डिज़ाइनिंग किस तरह किया जाता है और फोर वे वाल्व का फंक्शन किस तरह होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में, तो ये मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ सबसे पहले इस वाल्व के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो किस तरह असेंबल होते हैं ये मैंने आपको बताना है। क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी साथ साथ में समझाना है। फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों को कूलिंग मोड के अंदर इस वाल्व का कोई किरदार होता है या नहीं होता ये मैंने आपको समझाना है। उससे आगे फिर हीटिंग मोड में इस वाल्व का क्या किरदार होता है, किस तरीके से ये फंक्शन करता है ये समझाना है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाना है कि किसी भी रिवर्स जो फोर वे रिवर्स वाल्व होता है उसको डिज़ाइनिंग के वक्त क्या क्या पैरामीटर्स जो है वो मद्देनज़र रखे जाते हैं। ठीक है, सो ये सारा सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में समझाना है। बट इससे पहले अबाउट मी, माय नेम इज़ इंजीनियर फरमान खान, लेक्चरर HVAC एट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान। आप मुझे यूट्यूब, फेसबुक पेज या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने तीनों प्लेटफॉर्म्स के जो लिंक्स है वो दिए हुए हैं। आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप कोई HVAC के स्टूडेंट है या फिर आप मैकेनिक है और आप कोई फिज़िकल ट्रेनिंग HVAC से रिलेटेड या ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस वाल्व के पार्ट्स क्या क्या हैं और किस तरह ये असेंबल होते हैं। देखिए, सबसे पहले ये इस वाल्व की बॉडी है जो कि कुछ इस तरह से दिखती है। आप लोग चूँकि काम करने वाले हैं, काम करते हैं काफ़ी टाइम से, तो आपको पता होगा कि फोर वे सोलेनॉइड वाल्व किस तरह दिखता है। इसके इंटरनल पार्ट में ये एक स्पूल लगा होता है, इसका टेक्निकल नाम होता है स्पूल। ठीक है, इस स्पूल के अंदर एक यू ट्यूब का स्लाइड होता है। इस स्लाइड के अंदर एक वे होती है जो कि रेफ्रिजरेंट को एक साइड से दूसरी साइड तक अलाउ करता है। ठीक है, ये स्पूल इसके अंदर लगा होता है और इसका ये जो साइड वाला पार्ट है ये इधर आता है, इसका ये साइड वाला पार्ट इधर आता है। ये जो साइड वाला पार्ट है इसका ये बेहतरीन तरीके से सील किया गया होता है। ठीक है, ताकि एक तरफ से या दूसरी तरफ से ये रेफ्रिजरेंट को लीक ना कर सकें। इसके अलावा इस वाल्व के ऊपर वाले साइड पर ये एक सोलिनॉइड वाल्व लगा होता है यहाँ पर, और इसी के साथ एक मैग्नेटिक कॉइल भी लगा। ठीक है, साथ में ही इस सेक्शन में यहाँ पे 4 कैपिलरी ट्यूब्स लगे होते हैं। एक कैपिलरी ट्यूब ऊपर की तरफ से आती है और 3 कैपिलरी ट्यूब नीचे से जो है ना वो चली जाती है। जबकि दरमियान में इसमें भी एक यू ट्यूब का स्लाइड लगा होता है जो कि रेफ्रिजरेंट की फ्लो को अलाउ करता है दरमियान में से। तो इसके सोलिनॉइड वाल्व के अंदर सोलिनॉइड कॉइल होता है जो कि यह है। यूट्यूब स्लाइड, एक ये यूट्यूब स्लाइड लगा हुआ है, एक ये यूट्यूब स्लाइड लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद कैपिलरी ट्यूब्स हैं जो कि इस सेक्शन के अंदर लगे होते हैं, 4 अदद लगे होते हैं। और उसके अलावा स्पूल आपको ये जो दिखाई दे रही है स्पूल है, और वाल्व बॉडी आपको ये दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि रिवर्स जो फोर वे रिवर्स वाल्व होता है इसका कूलिंग मोड के अंदर भी कोई किरदार होता है कि नहीं होता। देखिए, जब हमारा एयर कंडीशनर समर एयर कंडीशनिंग पे चलता है, गर्मियों के अंदर जब हम चलाते हैं तो उस वक्त ये जो वाल्व है ये जस्ट ओनली सिर्फ रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर तक अलाउ करता है, आउटडोर तक। बाकी चूंकि इसका कॉइल जो है वो डीमैग्नेटाइज होता है तो इस वजह से इसके अंदर कोई मूवमेंट वगैरह नहीं होता। तो जो आपका AC का साइकिल है वो कूलिंग मोड पे ही चलता है, और रेफ्रिजरेंट यहाँ कंप्रेसर के डिस्चार्ज से आ रहा होता है, और ये रेफ्रिजरेंट इस लाइन के ज़रिए से आउटडोर कॉइल में जा रहा होता है। आउटडोर कॉइल में जाने के बाद वहाँ से फिर कैपिलरी ट्यूब के थ्रू इंडोर, और इंडोर से फिर यहाँ से वापस आकर यहाँ पर इस वाल्व के थ्रू जो है वो सक्शन लाइन के ज़रिए से कंप्रेसर में चला जाता है। ठीक है, ये कूलिंग मोड के अंदर इसका तरीक़ेकार होता है। अच्छा, अब हीटिंग मोड में अगर हम इस वाल्व को चलाएंगे, चूंकि कूलिंग मोड के अंदर इसका इतना कोई ख़ास किरदार नहीं है, जस्ट इसके अंदर से रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है कंडेंसर कॉइल की तरफ, बाकी इसका कोई ख़ास किरदार नहीं होता। इसका जो ख़ास किरदार होता है वो हीटिंग मोड में होता है। ठीक है, सो अगर हम इसको हीटिंग मोड में देख लें
तो हीटिंग मूड में ये जो कॉयल है, ये जो वाल्व है, ये कुछ इस तरह से काम करता है कि देखिए ये जो ऊपर से एक ट्यूब है, ऊपर से एक ट्यूब है, इस ट्यूब में जो रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है वो कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से आता है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी डिस्चार्ज प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर, इस सेक्शन के अंदर भी आता है। ठीक है, इस सेक्शन के अंदर भी उतना ही रेफ्रिजरेंट का प्रेशर आता है, चाहे रेफ्रिजरेंट R22 है, चाहे रेफ्रिजरेंट R410 है, चाहे रेफ्रिजरेंट R32 है। ठीक है, ये रेफ्रिजरेंट जब आता है तो इस रेफ्रिजरेंट को या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर एक रास्ता मिलता है। जब हम इस वाल्व को हीटिंग मोड में चलाते हैं, ये जो कॉयल है ये मैग्नेटाइज हो जाता है, इसको हम सप्लाई देते हैं और मैग्नेटाइज होने की वजह से ये जो पिल्लट है, जिसको हम प्लंजर भी कह सकते हैं, ये पिल्लट ये इस तरफ से थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेता है। जब अपनी तरफ खींच लेता है तो ये जो कैपिलरी ट्यूब है और ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये आती है इस वाल्व के लेफ़्ट साइड में खुलती है, जबकि ये जो कैपिलरी ट्यूब है दरमियान वाली ये आती है ये कंप्रेसर के सक्शन लाइन की तरफ खुलती है, जबकि इस साइड वाली की जो कैपिलरी ट्यूब है ये खुलती है राइट साइड ऑफ दिस वाल्व में। ठीक है, तो जिस वक्त ये जो प्यूट पीछे की तरफ चला जाता है, पीछे की तरफ चला जाने के बाद जो यहाँ पर कंप्रेस शुदा रेफ्रिजरेंट है कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से जो आया हुआ होता है वो रेफ्रिजरेंट इधर भी आता है और कैपिलरी ट्यूब के ज़रिए से इस सेक्शन के अंदर भी इंटर होता है। तो चूंकि ये कैपिलरी ट्यूब और दरमियान वाली कैपिलरी ट्यूब को इस यू ट्यूब स्लाइड ने आपस में कनेक्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब कि जो रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज लाइन के इस रास्ते से आ रहा है वो सीधा पहले इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जाएगा। ठीक है, इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर जाएगा। तो जो रेफ्रिजरेंट यहाँ इस साइड पे आ जाता है वो इस स्पूल को उस तरफ मूव करवा लेता है। तो एक तो इस कैपिलरी ट्यूब का प्रेशर हो जाता है इस साइड से, दूसरा यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट है, चूँकि यहाँ से रेफ्रिजरेंट सक होता है कंप्रेसर की तरफ। अब जब यहाँ पर रेफ्रिजरेंट सक होगा तो ये जो कैपिलरी ट्यूब है इससे भी रेफ्रिजरेंट सक होगा। तो ये कैपिलरी ट्यूब यहाँ से दरमियान से आई हुई है, ये इस यू ट्यूब के ज़रिए से, जो यू ट्यूब स्लाइड है इसके ज़रिए से यहाँ का रेफ्रिजरेंट इस तरह से खींच कर ये भी कंप्रेसर की तरफ सक्शन प्रेशर लगा के, तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है और यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है। तो इस वजह से जो ये स्पूल है ये लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर जाता है और लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर जाने से जो यू ट्यूब स्लाइड यहाँ पे है ये इन दो ट्यूबों को आपस में कनेक्ट कर लेता है, जबकि ये ट्यूब जो है ये खुला जो है ना और रह जाता है। अब जो डिस्चार्ज शुदा रेफ्रिजरेंट है कंप्रेसर का, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, वो रेफ्रिजरेंट इस रास्ते से आकर वाल्व के अंदर और वाल्व से ये आगे जाकर इंडोर कॉयल के अंदर सर्कुलेट होके फिर इंडोर कॉयल से आगे कैपिलरी ट्यूब के अंदर, फिर कैपिलरी ट्यूब से आगे आउटडोर कॉयल के अंदर, फिर आउटडोर कॉयल से ये वापस आकर इस लाइन से आ जाता है और इस लाइन से वापस आकर कंप्रेसर के सेक्शन में चला जाता है। तो जब हीटिंग मूड होगा, हीटिंग मूड में सिर्फ ये चेंज आ जाता है कि ये जो प्यूट है, ये प्यूट कॉयल जो है वो अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे कि यू ट्यूब का जो स्लाइड है वो इस साइड की कैपिलरी ट्यूब और दरमियानी वाली कैपिलरी ट्यूब इन दोनों को कनेक्ट कर लेता है। दरमियानी वाली कैपिलरी ट्यूब सक्शन लाइन के साथ जुड़ी होती है। तो जब कंप्रेसर सक कर रहा होता है तो कंप्रेसर का जो सक्शन प्रेशर है वो इस कैपिलरी ट्यूब से भी होता है और ये कैपिलरी ट्यूब इस वाल्व के लेफ़्ट साइड से जो है ना सकिंग करके यहाँ पर प्रेशर को डाउन कर देता है। जबकि इसके उल्टा जो डिस्चार्ज रेफ्रिजरेंट है वो डिस्चार्ज रेफ्रिजरेंट इस सेक्शन के अंदर आकर इस कैपिलरी ट्यूब के थ्रू यहाँ पर प्रेशर बना लेता है, जिसकी वजह से ये स्पूल इस प्रेशर की वजह से मूव कर जाता है लेफ़्ट साइड को। तो हीटिंग मोड के अंदर ये जो साइकिल है ये कुछ इस तरीके से चलता है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा वीडियो शेयर करता हूँ प्रैक्टिकल, और उस वीडियो के अंदर आप लोग देखें कि एक मखसूस मैंने वाल्व लिया हुआ है और उस वाल्व के ऊपर एक मॉडल नंबर लिखा हुआ है, फिर उसी मॉडल नंबर का मैंने एक डेट आप लोगों के साथ शेयर करनी है। ये जो मॉडल है ये मॉडल है STF H0202G। ठीक है, ये कुछ ये वो मॉडल है जिसका मैंने डेटा निकाला हुआ है। इस डेटा से मैं आपको समझाने जाऊंगा कि वाल्व को किसी यूनिट के लिए डिज़ाइन करते वक्त
किन पैरामीटर्स को देखा जाता है। सो पहले आप वीडियो देख लें। वीडियो के अंदर इस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो भी मैंने आपको शो किया हुआ है, वो रेजिस्टेंस आप पहले देख लें, उसके बाद हम आगे आके इसी वाल्व के मुतालिक बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दिस वीडियो। अच्छा ब्रदर, ये आप देख सकते हैं कि इस 4-वे रिवर्स वाल्व का जो मॉडल नंबर है वो ये है, ठीक है, ये ऊपर वाला। सो इस वाल्व का रेजिस्टेंस मैं आपको शो करवाता हूँ, ये आप देख लें। ये तकरीबन 1.347 किलो ओम का रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तकरीबन आप इसको 1.4 किलो ओम कंसीडर कर सकते हैं। सो वीडियो के अंदर देखा आपने कि इस मॉडल का 4-वे सोलेनॉइड वाल्व है हमारे पास, और इसका मैंने डेटा शीट निकाला हुआ है, इसका जो कैटलॉग है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कि इस वाल्व के अंदर ये पोर्ट का साइज़ है, ये पोर्ट का साइज़ है। उसके बाद ये किलो वाट को ज़ाहिर करता है, यानी यूनिट कितने कैपेसिटी का होगा जिसके साथ ये वाल्व इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि यूनिट की कैपेसिटी मिनिमम जो है वो 2.0 है किलोवाट। 2.0 किलोवाट का मतलब 2000 वाट, ठीक है ना। अगर आप नीचे इसको कैलकुलेट कर लें तो 2000 वाट जो है, अगर आप इसको BTU पर आवर में कन्वर्ट कर लें तो ये 6824 BTU पर आवर के बराबर होता है, जिसका मतलब कि यानी आधे टन के एयर कंडीशनर के लिए। मतलब इसका ये है कि इस वैल्यू से मतलब इसका ये है कि ये जो वाल्व है, जो अभी मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखा दिया, जिसके कॉइल का मुज़ाहमत तकरीबन 1.4 किलो ओहम का आ रहा था, ये वाल्व हम आधे टन के एयर कंडीशनर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सिमम इसका किलोवाट की कैपेसिटी कितनी है, वो 11.4 किलोवाट, यानी आप आधे टन से लेकर 11.4 किलोवाट तक यूनिटों के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 11.4 किलोवाट जो है ये बराबर होता है BTU पर आवर में 38,900, यानी आप इसको तकरीबन 39,000 कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 39,000 को अगर आप 12 पर डिवाइड करेंगे तो ये 3 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन से भी थोड़ी सी बड़ी कैपेसिटी आएगी। मतलब इसका ये है कि तकरीबन 3 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के एयर कंडीशनिंग यूनिट में हम इस वाल्व को ईज़िली लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका यहाँ पे ऑपरेशनल प्रेशर डिफरेंस भी दिया हुआ है कि जो प्रेशर डिफरेंस होगा इस वाल्व का इक्वलाइजेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें इक्वलाइजेशन चाहिए। ये जो वाल्व है यहाँ पर प्रेशर के ज़रिए से ही अपना वर्किंग फंक्शन करता है। तो चूंकि प्रेशर के ज़रिए से फंक्शनेबल है, तो अब यहाँ पर कितना प्रेशर होना चाहिए तब इस जो स्पूल है ये इसको मूव करवाएगा। सो यहाँ पर आपको ये डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर मेगा पास्कल में भी है और किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी है, ठीक है। सो हम किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर को PSI में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो। PSI को चूंकि हम आम नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अब PSI में ये तकरीबन 31.3 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 31.3 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम PSI में कन्वर्ट करते हैं तो PSI में ये 442 यानी 442 PSI बन जाता है, ठीक है। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, प्रेशर का ये मैक्सिमम वैल्यू है। और मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है, वो 3.1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर इसको हम PSI में कन्वर्ट कर ले तो ये 44 PSI के बराबर है। अब इसका मतलब ये है कि जिस वक्त इस लाइन के अंदर जो कंप्रेसर से डिस्चार्ज प्रेशर आ रहा है, अगर यहाँ पर प्रेशर तकरीबन 44 PSI भी होगा ना, अच्छा ये आप याद रख लें कि ये R410 के रेफ्रिजरेंट के लिए है,
ठीक है ना। ये डिज़ाइनिंग जो है ये R410 रेफ्रिजरेंट के लिए है। R22 के लिए ये जो वैल्यूज़ हैं ये डिफरेंट हो सकते हैं, या R32 के लिए ये डिफरेंट हो सकते हैं। बहरहाल ये R410A के लिए है, तो इसलिए मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कंप्रेसर डिस्चार्ज प्रेशर करेगा और यहाँ पर इस वाल्व के अंदर डिस्चार्ज प्रेशर आएगा, तो अगर यहाँ पर प्रेशर 44 psi तक भी होगा ना, तो ये वाल्व आपका ऑपरेट हो रहा होगा। इसी तरीके से ऑपरेट हो रहा होगा जिस तरह मैंने आप लोगों को हीटिंग मोड के अंदर समझा दिया। ठीक है, ये अब इस वक्त जो है ना ये कूलिंग मोड के अंदर है, ये हीटिंग मोड के अंदर फिर ये कॉइल जो है वो ऑपरेट होगा। और मैक्सिमम प्रेशर की वैल्यू इसकी क्या है? मैक्सिमम प्रेशर इसकी 442 psig है। अगर इस डिस्चार्ज लाइन पर 442 psig तक प्रेशर होगा तब भी ये वाल्व जो है ये अच्छे तरीके से ऑपरेट हो रहा होगा। ठीक है ना, हीटिंग मोड में ये वाल्व जो है अच्छी तरह से ऑपरेट हो रहा होगा। अब कुछ दिनों पहले मेरे एक दोस्त के साथ मेरे एक दोस्त ने मुझसे क्वेश्चन किया कि अगर किसी एसी से रेफ्रिजरेंट लीक हो जाए, ठीक है, अगर किसी एसी से रेफ्रिजरेंट लीक हो जाए और उसमें रेफ्रिजरेंट का मिकदार कम हो, तो क्या उस एयर कंडीशनर के अंदर जो ये वाल्व है ये ऑपरेट नहीं होगा? क्योंकि रेफ्रिजरेंट का मिकदार कम होने से तो फिर यूनिट के अंदर प्रेशर कम हो जाता है, इंडोर के अंदर भी आउटडोर के अंदर भी। तो क्या उस सूरत में ये वाल्व ऑपरेट नहीं होगा? तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि मिनिमम प्रेशर अगर डिस्चार्ज साइड से यहाँ से आ रहा है और मिनिमम प्रेशर 44 psig तक भी है कंप्रेसर का, तो उस वक्त भी ये जो वाल्व है ये ऑपरेट हो रहा होगा। मैक्सिमम प्रेशर अगर डिस्चार्ज का यहाँ पर 442 psig तक है, तो उस वक्त ये वाल्व ऑपरेट हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक और भी अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि अगर आपकी यूनिट के अंदर तकरीबन 1 kg का रेफ्रिजरेंट है, फ़र्ज़ करें 1 kg का रेफ्रिजरेंट है, तो उस रेफ्रिजरेंट में अगर तकरीबन 15% रेफ्रिजरेंट भी अगर उस यूनिट के अंदर मौजूद है, बाकी लीक हो चुका है, 15% रेफ्रिजरेंट तकरीबन कोई बन जाता है, यूँ समझ ले कि 110 बल्कि इससे भी तकरीबन कम बन जाता है, 90 70 80 90 तक ये बन जाता है। तो अगर 80 90 या 100 ग्राम तक का भी रेफ्रिजरेंट होगा और कंप्रेसर थोड़ा सा भी डिस्चार्ज प्रेशर बनाएगा 44 psig तक, तो ये वाल्व जो है ना आपका ऑपरेट हो रहा होगा। सो ये अभी तक इसमें जो मालूमात मैंने देने थे वो ये दे दिए। अब मैं आपको प्रैक्टिकली एक वीडियो दिखाता हूँ, उस वीडियो के अंदर आप देख लें कि इसको हम ऑपरेट किस तरह करते हैं। मैंने इसको ऑपरेट करने के लिए, चूंकि इसका कंप्रेसर तो हम चला नहीं सकते, मेरे साथ जो एयर कंडीशनर है उसका पीसीबी में फॉल्ट है, तो हम कंप्रेसर तो नहीं चला सकते। बहरहाल हमने एक R22 के सिलेंडर के साथ इस वाल्व को जोड़ा हुआ है, और उस वाल्व के अंदर जब हम इस वाल्व का कॉइल एनर्जाइज करते हैं, इसको हम सप्लाई देते हैं, तो सप्लाई ऑन होते ही ये अपना जो फ्लो का डायरेक्शन है वो किस तरह चेंज कर जाता है। इस पे मैंने आप लोगों को एक छोटी सी प्रैक्टिकल वीडियो दिखानी है। सो वॉच दिस वीडियो एंड देन वी विल टॉक लेटर। अच्छा, इसका जो वर्किंग फंक्शन होता है वो कैसे होता है, अब हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि इसके अंदर ये एक कॉइल लगा हुआ है, ये कॉइल आप देख सकते हैं कि ये 220 से 240 वोल्ट पर जो है ना ऑपरेट होता है। जब हम इसको ये सप्लाई देंगे तो ये ऑपरेट होगा। इसके लिए ये तारे हैं ना, मैंने इसके लिए आरजी एक कनेक्शन का बंदोबस्त किया हुआ है। इस इलेक्ट्रिकल बोर्ड से हम इसको सप्लाई जो है ना प्रोवाइड करेंगे। तो इसको ऑन करेंगे और यहाँ से देखेंगे कि ये किस तरह रेफ्रिजरेंट का जो सर्कुलेशन का मूड है वो चेंज करता है, कंडेंसर की बजाय कैसे ये एवापोरेटर में डायरेक्टली रेफ्रिजरेंट को बेचता है। सो ये इसका इनपुट है जो कि कंप्रेसर की तरफ से आता है, कंप्रेसर के डिस्चार्ज से आता है। ये मैंने यहाँ से काटा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से मैंने ये लाइन काटा हुआ है। और चूँकि कंप्रेसर हम इस वक्त चला नहीं सकते, हमारे पास इसका जो पीसीबी सर्किट है वो मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमने आर्जी तौर पर इसके साथ एक चार्जिंग पिन लगाया हुआ है ताकि हम इस सिलेंडर से इसमें रेफ्रिजरेंट गुजार कर आप लोगों को सिर्फ समझा सकें। सो ये इस वाल्व का इनपुट है, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, ये इस वाल्व का इनपुट है। यहाँ से रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से निकल कर डिस्चार्ज की तरफ से आ रहा है, और ये जब रेफ्रिजरेंट यहाँ से आ रहा है तो ये जो लाइन है ये सीधा डायरेक्टली कंडेंसर में जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर पर से सर्कुलेशन करके फिर कैपिलरी ट्यूब और स्टॉप करते
और इस कैपिलरी ट्यूब से फिर यहाँ इस लिक्विड लाइन के ज़रिए से ये इवापोरेटर में जाएगा। इवापोरेटर से वापस जो है ना सर्कुलेट होके यहाँ से आएगा इस सक्शन लाइन के ज़रिए से, इस एलन की वॉल्व की मदद से यहाँ से ये फिर इस वॉल्व के अंदर आएगा। और यहाँ पे यू ट्यूब का इसमें एक कनेक्शन होता है जो कि मैं अभी आप लोगों को मैंने बताया भी है। सो इस लाइन के ज़रिए से ये वापस यहाँ से कंप्रेसर की तरफ आएगा। तो ये इसका बेसिकली फंक्शन है। सो अभी हम इसको ऑन करेंगे इस वाल्व को, लेकिन इससे पहले हम इसको कूलिंग मूड में ये किस तरह ऑपरेट होता है ये आप लोगों को बताना है हमने। सो हम थोड़ा सा रेफ्रिजरेंट जो है इस पर खोल लेते हैं। अभी हमने इसमें R22 का रेफ्रिजरेंट थोड़ा सा खोल लिया। आप लोग देख रहे हैं कि तकरीबन 25 psi का प्रेशर जो है वो रेगुलरली इस वाल्व के अंदर यहाँ से आ रहा है, इस लाइन के ज़रिए से यहाँ से आ रहा है। तो इस वक्त जो रेफ्रिजरेंट है उसने ये वे जो है ये इख्तियार किया हुआ है। यहाँ से आप देख रहे हैं ये इस कंडेंसर जो है ना यहाँ से फ्लो हो रहा है, और ये जो लाइन है ना ये रिटर्न के लिए, यहाँ से रिटर्न के लिए। अब हम जब इस वाल्व को सप्लाई देके इसको ऑन करेंगे तो ये रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो है यहाँ से ख़त्म होके इस सक्शन लाइन की तरफ आ जाएगा, यानी यहाँ से इस लाइन की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको सप्लाई देते हैं। वीडियो सफर सीखना। ठीक है, अभी हम इसको ऑन करेंगे यहाँ से इलेक्ट्रिकल बोर्ड से, और जब हम ऑन करेंगे तो ये कॉइल जो है एनर्जाइज होगा। अब यहाँ पे देखें, अब यही रेफ्रिजरेंट जो कि R22 से आ रहा है, इस सिलेंडर से आ रहा है इस रास्ते से, अब ये इस रास्ते से यहाँ से इस लाइन की तरफ आ रहा है। ठीक है, और ये लाइन फिर नीचे डायरेक्टली अब ये रेफ्रिजरेंट जो है वो इंडोर की तरफ जाएगा, और इंडोर से सर्कुलेट होकर फिर वापस इस वॉल की तरफ आएगा। और वॉल की तरफ जब आएगा तो ये वहाँ से जब ये रेफ्रिजरेंट आता है तो इस लाइन के ज़रिए से आउटडोर के अंदर इंटर होता है, और फिर कैपिलरी ट्यूब से होके फिर कंडेंसर के अंदर, कंडेंसर से फिर इस लाइन के ज़रिए से रेफ्रिजरेंट वापस आएगा, और इस रास्ते से ये जो है ना कंप्रेसर की सक्शन लाइन की तरफ जाएगा। तो ये अभी ये जो है जो वाल ये ऑपरेट हुआ है, ये असल में जिस तरह हीटिंग मूड में हम एसी को चलाते हैं, ये अभी इसका हीटिंग मूड चल रहा है। यहाँ पे आप देखें रेफ्रिजरेंट जो है ना डायरेक्टली जो कंप्रेसर से आ रहा है वो डायरेक्टली पहले कहाँ पे जा रहा है, ये इंडोर की तरफ। सो आप लोगों ने वीडियो देखा। वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ये वाल्व ऑपरेट करवा दिया कि किस तरीके से अपना फ्लो जो है वो चेंज करवाता है। सो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो या दूसरे वीडियोस के रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिला झिझक के, बिला खौफ आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। सो अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अनटिल टू नेक्स्ट वीडियो, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।